हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आए क्रैश कोर्स जहाँ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम और गवर्नेंस के सारे टॉपिक डील किए जाएंगे जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम और गवर्नेंस का थर्ड टॉपिक है, जो कि है मॉडल ऑफ फेडरलिज्म यूएस, कनाडा एंड इंडिया। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करें, काइंडली वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिले, हमें मोटिवेट करें, इससे हम आगे जाके आपके लिए और भी वीडियोस बनाएंगे ना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये पिछले सवाल में सवाल पूछा गया था कि इंडियन फेडरल सिस्टम ये किस कंट्री पे बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये जानने से पहले वी मस्ट नो कि फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। तो डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी में सारा पावर सेंटर के पास रहता है, वहीं फेडरल में पावर का डिवीजन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ना फेडरल गवर्नमेंट में डुअल लेजिस्लेचर होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डुअल सिटीजनशिप होता है सेंटर और स्टेट का, रिजिड और एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट के ऑटोनॉमी को यानी कि स्टेट की संप्रभुता को भी मेंटेन करती है, इनोवेशन को और डाइवर्सिटी को इनकरेज करती है, डिस्पोटिज्म को यानी किसी एक के पावर के राइज को प्रिवेंट करती है, और फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर लेस बर्डन और मोर एफिशिएंट होती है। लेकिन क्योंकि दो गवर्नमेंट होती है, दोनों के इलेक्शन करवाने होते हैं, इस कारण से एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों के लॉ होते हैं, सेंटर के भी और स्टेट के भी, इस कारण से यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कन्फ्लिक्ट होती है सेंटर और स्टेट के बीच, और क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस कारण से अमेंडमेंट के प्रोसेस में बहुत डिफिकल्टी होती है ना। फेडरेशन से ही मिलता जुलता एक शब्द है कन्फेडरेशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है रादर की सेंटर के पास, जबकि फेडरेशन में डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ना। कुछ एसेंशियल होते हैं फेडरलिज्म के, जैसे कि ड्यूलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होने चाहिए, एक सेंटर का एक स्टेट का। इन दोनों गवर्नमेंट के बीच डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, एक रिटर्न रिजिड और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिनसे इनके बीच के पावर का डिवीजन लिखा हुआ हो। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी, और बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। नाउ हम लोग बढ़ते हैं मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे कई प्रकार के फेडरल यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल डुअल फेडरलिज्म, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होता है बिटवीन बोथ सेंटर एंड स्टेट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे सेंटर और स्टेट साथ साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। कॉम्परेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे सेंटर एक एम्पायर की तरह काम करता है और बाकी दोनों स्टेट या जितने भी प्रोविंसेस होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म, जहाँ पे लेवी और स्पेंडिंग ऑफ टैक्स ये दोनों गवर्नमेंट चेक करती है। फिर अगला बेसिस होता है जहाँ पे रिपब्लिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, और वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। अगला होता है ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन दो प्रकार के फेडरल होते हैं। पहला होता है कमिंग टुगेदर, जहाँ पे कुछ स्टेट एक साथ आए और मिल के एग्रीमेंट करके एक नया स्टेट की फॉर्मेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। वहीं होल्डिंग टुगेदर, जहाँ पे जो स्टेट था वो पहले से ही फॉर्म था और सब्सिक्वेंटली उस चीज़ को एक फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। नाउ जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के पास कितने पावर होते हैं, इन बेसिस पे भी डिवीजन किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अदर थिंग इक्वल किया जाता है, वहाँ पे सिमेट्रिक फेडरलिज्म होता है। और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है, अनइक्वल होता है, तो वहाँ पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जितना फंड बिहार को मिलता है उससे कहीं कम फंड महाराष्ट्र को मिलता होगा, इस कारण से इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है ना। अब हम देखेंगे अलग अलग कंट्री में कैसे फेडरलिज्म है। सबसे पहले यूएस फेडरेशन फॉर्म हुई थी इंटीग्रेशन के द्वारा, यानी कि जितने भी लोग थे, जितने भी 13 स्टेट थे, वो 13 स्टेट एक साथ कमिंग टुगेदर किए थे एंड उन्होंने फेडरलिज्म फॉर्म किया था ना। पहले स्टेट अमेरिका में जो स्टेट था वो स्टेट ज़्यादा पावरफुल था रादर दैन द यूनियन, इस कारण से उसे कन्फेडरेशन कहा जाता था। लेकिन लेटर ऑन ये एक फेडरेशन बन गया जहाँ पे स्टेट ने सारे पावर सेंटर को ट्रांसफ़र कर दिया। यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, रिटर्न और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है।
ना इसी के साथ कुछ पावर है जो नेशनल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वहीं कुछ पावर रिजर्व कर दिए गए हैं दोनों के लिए, जहाँ पे कंकरेंट स्टेट और सेंटर दोनों लोग बना सकते हैं। 1776 में यूएस ने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन साइन किया था और 1781 में ये कन्फेडरेशन बन गया था। बट लेटर ऑन 1789 में इसका नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था, जिससे वो एक फेडरेशन बन गया। मैकलर वर्सेस मैरीलैंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्टेट का कोई भी पावर नहीं है कि वो फेडरल इंस्टीट्यूशन को टैक्स करे, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित किया। हम देख लेते हैं कौन कौन से पावर यूएस में अलग अलग गवर्नमेंट में बटे हुए हैं। नाउ नेशनल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल के पास क्या क्या पावर है, तो जैसे कि वो फॉरेन कॉमर्स को, कॉइन ऑफ मनी यानी मिंटिंग ऑफ मनी को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगने को, आर्म्ड यानी कि वॉर के डिक्लेरेशन के वॉर को, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इन सभी को मेंटेन करता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट कॉमर्स को स्टेट मेंटेन करता है। स्कूल को मेंटेन स्टैब्लिश करना, लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, लाइसेंस परमिट देना, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, इनका मेंटेनेंस करना, एंड अमेंडमेंट को रेटिफाई करना। ध्यान रखिएगा, यहाँ अमेंडमेंट की बात की गई है, यहाँ रेटिफिकेशन की बात की गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है ना। कुछ पावर कंकरेंट होते हैं, जैसे लेवाई ऑफ टैक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट हो गया, बिल्डिंग ऑफ रोड हो गया, ये सभी दोनों के दोनों गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हैं। अब आगे करते हैं, कनाडा के फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो कनाडा भी फेडरेशन है, लेकिन इसका फॉर्मेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जहाँ पे एक बड़ा राज्य टूट के कनाडा बना था। ना कनाडा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो तो बिल्कुल क्वीन है, लेकिन वो एक मात्र सेरेमोनियल हेड है। रियल पावर कनाडा में उसके पीएम के पास होती है। ना कनाडा में फेडरल और प्रोविंशियल दोनों के दोनों गवर्नमेंट है, और कनाडा पार्लियामेंट में एक हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस और एक सेनेट यानी कि अपर हाउस दोनों के दोनों है। कनाडा फेडरेशन में 10 प्रोविंस है, 1867 में फॉर्म हुआ था, और डिवीजन ऑफ पावर ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है 1867 कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्शन 91 बात करता है फेडरल गवर्नमेंट के पावर की, और 92 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के पावर की, और जो भी नहीं लिखा हुआ है वो सभी रेसिडुअल पावर है। नाउ कैनेडियन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एडिशन को मेंटेन किया है, और वो यूएस के फेडरेशन से थोड़ा अलग है, जहाँ पे उसने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया है। ना हम आते हैं अपने इंडियन फेडरलिज्म की ओर। ना इंडियन में फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी फीचर दोनों के दोनों हैं, जहाँ पे वो ड्यूलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दो सरकार है हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट की, इन दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर भी होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर भी है। फॉर एग्जांपल कुछ लेजिस्लेटिव यानी फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनाना है तो यहाँ पे लॉ पार्लियामेंट ही बना सकती है, या फिर अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट ने रिक्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पे भी लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट को फॉर्म करने का अंडर आर्टिकल 3। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी पावर स्टेट के पास, सेंटर के पास मेंटेन किया हुआ है। इमरजेंसी प्रोविजन में सारा का सारा पावर सेंटर के पास चला जाता है। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है अनलाइक यूएस। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ मामलों में, जैसे अगर 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करना है तो वहाँ पे ये पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि बस 50% की मेजोरिटी चाहिए होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, जबकि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। इस कारण से कुछ यूनिटरी फीचर है और कुछ फेडरल फीचर है। ना कुछ व्यू देख लेते हैं हम लोग इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग। तो केसी वियर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल बोला था, आइवर जेनिंग ने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला था, एंड अम्बेडकर जी ने बोथ यूनिटरी एंड फेडरल एज टाइम रिक्वायर्ड। रामजोया कपूर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तो है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। वहीं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली फेडरल नहीं है, ये फेडरल एंड यूनिटरी दोनों के फीचर अपने पास रखता है। लेकिन फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बोला था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो जैसा आप जानते हैं हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो ये रहा आपके एमसीक्यू आपके सामने। किस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट बताती है? ये रहे आपके ऑप्शन, डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। बहुत जल्द लीगल डी कोड एमसीक्यू सीरीज लाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो, और हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। इसे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।